मैं अजीत भाई सबको ले रहा हूँ, जी 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 क्योंकि हम सब लोगों में सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा शायद गांधी और नेहरू को, गांधी नेहरू अम्बेडकर इन तीनों पे जितना अजीत भाई साहब ने पढ़ा है और हम लोग इनसे सुनते ही रहते हैं और सीखते ही रहते हैं। आज अजीत भाई साहब एक मूल रूप से नेहरू का जो एक लार्जर देन लाइफ जो उनकी थी, अपने पिता से भी उनका मतलब मतभेद हो सकता था। पिता भी कांग्रेस छोड़ के जा सकते थे, लेकिन नेहरू की एक अपना जो कमिटमेंट था, जो नेहरू का कन्विक्शन था, नेहरू उस पे मतलब अगर कोई अपने पिता के, और ये जानते हो कि भाई पिता बड़े वकील थे, सारी कमाई तो पिता ही की थी, सारा ये जो खरीदा गया था, ये सब आनंद भवन, ये सब पिता ने खरीदा था, नेहरू ने तो ये उड़ाया ही था, नेहरू ने कुछ बनाया तो नहीं था जितनी मेरी नॉलेज है। उसके बाद भी अपने पिता के सामने खड़े रहते थे। मैं पूछ रहा हूं कि इस तरह के लोग ऑपोजिशन को भी अकोमोडेट करते थे, उनके जो सबसे बड़े क्रिटिक थे उनको भी करते थे। सुभाष चंद्र बोस का अगर आप पढ़िए तो उनको सबसे ज्यादा शिकायत जवाहरलाल नेहरू से इसलिए होती थी, वो कहते थे कि आप तो मेरे विचार के, उनके कितने लेटर्स हैं कि आप मेरे विचार के हैं, आप तो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जब वो निर्णय आता है कि कांग्रेस छोड़ दो तो आप मेरे साथ नहीं आते हैं। तो नेहरू एक एक उससे बंधे हुए थे, गांधी से। मैं इस पे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये सब सपना था, और आज के हमारे कोई भी नेता इतना इतना हृदय क्यों नहीं दिखा पाते हैं भाई? नेहरू हो या सुभाष बोस हो, गांधी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांधी को भी कभी ये झिझक नहीं हुई कि वो अपने कई गुरुओं की घोषणा कर सके। ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी नेता गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक ये नहीं मानता था कि राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माता वो है। जब गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी, उस समय उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत कम भागीदारी थी, पर राष्ट्रीय आंदोलन एक महान आंदोलन है और इसकी जितनी भी शाखाएं हैं उनका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। ये गांधी हिंद स्वराज में ही स्वीकार करते हैं। आज जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं वो कभी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का झगड़ा शुरू करते हैं, कभी समाज सुधारकों का और परंपरावादियों का झगड़ा शुरू करते हैं, कभी वामपंथ और दक्षिणपंथ का झगड़ा शुरू करते हैं। तो अगर हम गांधी को पढ़ेंगे, गोखले को पढ़ेंगे, तिलक को पढ़ेंगे, तो तमाम मतभेदों के बावजूद न केवल एक दूसरे का सम्मान करते थे, पर एक ही राह के हम राही थे, हम सफर थे। एक तरफ वो गोखले को गुरु घोषित करते हैं, दूसरी तरफ वो तिलक स्वराज फंड बनाते हैं। और जब नॉन कोऑपरेशन का रिजोल्यूशन पास होता है, जब तक तिलक जिंदा रहे तब तक उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। इसके बावजूद गांधी ये कहते हैं कि आज होते तिलक तो असहयोग आंदोलन का जरूर समर्थन करते। तो ये जो लोग थे, इनमें एक सभ्यता की समझ थी, एक इतिहास की प्रक्रिया की समझ थी, और इतिहास निर्माण का काम एक सामूहिक काम है। ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, किसी अवतार का काम नहीं है, इसकी उनको समझ थी। गांधी को लगभग उनके जीवन काल में अवतार जैसा मान लिया गया था, पर गांधी कभी उससे प्रभावित नहीं हुए अपने जीवन में। वो अपनी सीमाओं के बारे में सजग थे, वो अपने प्रयोगों के बारे में सजग थे, अपनी शंका, आशंका, कमजोरियों का इजहार करने में उन्हें कभी झिझक नहीं थी। और नेहरू के बारे में तो सब जानते हैं, जब आज़ादी का कहीं अता पता नहीं था तब उन्होंने चाणक्य नाम से लेख लिखा और अपने बारे में लिखा कि कैसे वो तानाशाह बन सकता है, जवाहरलाल कैसे तानाशाह बन सकता है। ये लेख छद्म नाम से जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा। तो उन लोगों को सभ्यता की, इतिहास की, राष्ट्र निर्माण की एक समझ थी। इसलिए तमाम महान व्यक्तित्वों के बावजूद, जिसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं, वो व्यक्तिवाद या खुद को एक महिमा मंडित करना, ये नेताओं में से किसी में नहीं था। वो गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष बाबू हो, सरदार पटेल हो, राजगोपालाचारी हो, सब अपने आप को इतिहास का निमित्त मानते थे।
और एक सामूहिक आंदोलन का हिस्सा बना। अजीत भाई साहब, एक छोटी सी चीज जरा आपसे समझना चाह रहा हूं, और वो आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं कि नेहरू, भाई यही कहा जाता है नेहरू खानदान, गांधी परिवार। नेहरू ने अपने लाइफ टाइम में ना इंदिरा गांधी एमपी बनी और ना इंदिरा गांधी मंत्री बनी। मैं ये समझने की दृष्टि से कह रहा हूं कि भाई अगर नेहरू अगर जब वो सरदार पटेल की लड़की मणिबेन जी को अगर टिकट दे सकते हैं, उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, लोकसभा जितवा सकते हैं, तो अपनी लड़की को क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रहा हूं। और इंदिरा गांधी ऐसा नहीं था, इंदिरा गांधी आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गई थी, इंदिरा गांधी अपने में एक वो थी। मैं थोड़ा इसको भी समझना चाहता हूं कि कभी कभी हम लोग थोड़ा ज्यादा क्रूएल नहीं हो जाते हैं या क्रूर नहीं हो जाते हैं नेहरू को इस पे कसते हुए कि उन्होंने अपनी लड़की, मैं समझना चाहता हूँ, वो करना एमपी बनी थी ना मिनिस्टर बनी थी। अजीत वैसे देखिए, दो बातें हैं। इंदिरा गांधी नेहरू के लाइफ टाइम में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी और एक टर्म वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार बदला जाता था। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई लंबे समय तक कोई एक अध्यक्ष रहे, ये परंपरा नहीं थी। आजादी से पहले तो लगातार एक बार से ज्यादा किसी को बनाया नहीं जाता था। जब नेहरू को लखनऊ कांग्रेस के बाद दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया लगातार दूसरी बार, उस समय ये तर्क दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि उनको पूरा 1 साल का टर्म नहीं मिला है, वो एक ट्रंकेटेड टर्म था। और जब सुभाष बाबू ने दोबारा इलेक्शन लड़ा तो और बहुत सारे मुद्दे थे, पर उसमें एक मुद्दा ये भी था कि वो दोबारा लगातार कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये भी एक विवाद का मुद्दा था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी से पहले सामान्यतः इन दो अपवादों को छोड़ करके नेहरू और सुभाष बोस के हर साल नया अध्यक्ष ही बनाया जाता था, अगर परिस्थितियां सामान्य हो। अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस के समय में राजेंद्र बाबू लंबे समय तक अध्यक्ष रहे क्योंकि सब जेल में थे। इसी ढंग से रामगढ़ कांग्रेस के बाद मौलाना आजाद अध्यक्ष रहे क्योंकि 42 आंदोलन की वजह से सब जेल में थे। तो इंदिरा जी एक बार अध्यक्ष जरूर बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में और गवर्नमेंट में उनको कोई सक्सेसर की तरह डेवलप किया जा रहा था, इसका कोई भी प्रमाण, किसी किस्म का कोई भी प्रमाण जो है वो नहीं है। और जिस स्मूथनेस के साथ लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, और वो आदमी थे जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे, जो नेहरू जब बीमार हो गए तो उनके बर्डन को वो शेयर करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि उनकी अगर कोई पसंद थे तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने इंदिरा गांधी को इंडक्ट किया। जो उन्होंने ऑर्डर बनाया था सीनियरिटी का, उसमें वो 4थे नंबर पर, ये भी ध्यान में रखने की बात है। और वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, जो उस समय कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं होता था। तो इसलिए कोई डायनेस्टी की नींव नेहरू रख करके गए थे और ये कल्पना करके गए थे कि 18 महीने में शास्त्री जी का ताशकंद में हृदय गति से रुक जाएगी और उनका देहांत हो जाएगा और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो ये तो एक कोरी कल्पना है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और कहा नहीं जा सकता है जहां तक डायनेस्टी की। साहब, एक अजीत झा साहब से एक और प्रश्न है, हमारे एक दर्शक का प्रश्न है, क्योंकि मुझे जितना पता है नेहरू जी की जो प्रॉपर्टी थी, जो भी था, वो उन्होंने देश को बाद में दे दिया। एक ट्रस्ट बना के आनंद भवन, और बगल में जो दूसरा कौन सा राय साहब, वो आनंद भवन के बगल वाले भवन का नाम क्या है? स्वराज भवन। स्वराज भवन दे दिया। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि नेहरू जी ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी भारत सरकार को चलाने के लिए दान दिए थे क्या? कोई ऐसा, मुझे क्योंकि मेरे याद में ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दी थी जिससे भारत सरकार कभी चलाने की बात थी, मेरे जानकारी में नहीं है। इतिहास के और राजनीति के और किसी पुस्तकों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। जिस तरह से आज वो राजदंड का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, जिसको लोग आनंद भवन में मतलब स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत सुन के शर्म आती है कि हजारों करोड़ की आज उसकी कीमत है स्वराज भवन और आनंद भवन को, उसके पीछे का कमला नेहरू हॉस्पिटल उस ट्रस्ट को दिए, और उस परिवार पे
नेशनल हेराल्ड के 10 लाख और 5 लाख के गबन का चार्ज लगा के उनको ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हम फकीर हैं, हम झोला उठा के चले जाएंगे, वो हजारों करोड़ की संपत्ति जिसने एक कलम से इंदिरा जी ने देश को दान कर दिया, उस पे यह आरोप लगा रहा उनकी संततियों पे कि ये 10 लाख रुपए का घोटाला नेशनल हेराल्ड में किए हैं। तो नेहरू जी की कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी जिसका कोई सूद वो वसूलते थे देश से जो है। जी जी। प्रोफेसर साहब, मैं जरा अजीत झा साहब से एक चीज और समझ लूं। जो जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ी, नेहरू एक स्टेज पे ऐसा पहुंच गए थे जब उन्होंने शेख अब्दुल्ला को फिर बाहर निकाला, रिलीज किया और उनके जिम्मे लगाया था कि भाई ये जनरल अयूब से जाके तुम तय करो और हम लोग बैठ के ये जो भारत पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं इसको हम लोग सुलझाएं। और जितना मुझे पता है कि वो करीब करीब तारीख भी तय हो गई थी इन दोनों लोगों की मीटिंग की। शेख अब्दुल्ला गए, फिर पाकिस्तान गए उनसे, लेकिन वो मीटिंग हो नहीं पाई, नेहरू जी की डेथ पहले हो गई थी। इसमें क्या अगर आपको लगता है कि नेहरू कुछ दिन और जिंदा रह गए होते तो ये जो हम लोग का लगातार एक पाकिस्तान से आज तक जो चल रहा है उसमें कुछ एक कॉन्फेडरेशन कह लिया, कुछ और बेहतर हो गया होता, कम से कम ये जो हम लोग का रोज का झगड़ा है वो खत्म हो गया होता। प्रोफेसर झा। अब मतलब इसकी संभावना तो जरूर हो सकती है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जब बाहर निकले तो जैसा आपने बताया कि वो पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान में भी उनका बहुत स्वागत हुआ शेख अब्दुल्ला का। और पाकिस्तान के लोग जानते थे कि शेख अब्दुल्ला नेहरू के दूत के रूप में यहाँ आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नेहरू से बगावत करके कश्मीर की बगावत को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान आए हैं, ऐसा नहीं था। वो भारत सरकार के नेहरू के व्यक्तिगत दूत के तौर पे वहां गए थे, लेकिन पाकिस्तान में अवाम के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी उनका बहुत स्वागत हुआ। और जैसा आप बता रहे हैं कि जब वो वहां थे, जब वो पाकिस्तान में ही थे, उसी समय दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। और जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने उस 27 तारीख के बारे में लिखा है कि जब शेख अब्दुल्ला आए वहां पर तो वो किस ढंग से फफा के रो रहे थे नेहरू के शरीर के सामने, क्योंकि शायद उन्हें भी लग रहा था कि कश्मीर समस्या का जो एक स्थायी समाधान की संभावना थी वो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके बाद। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां एक तरफ वो कश्मीर के भारत में विलय के बारे में नेहरू बहुत दृढ़ थे, ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम चाइना पॉलिसी के को भी डिस्कस कर रहे हैं। और चाइना पॉलिसी के बारे में कई बार कहा जाता है कि नेहरू की कमजोर नीति थी चीन के बारे में। भारत और चीन की लड़ाई हुई, चीन से भारत हारा और इसकी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है और रहेगी। इस जिम्मेदारी से कभी उसके कारण 50 हो सकते हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी थी, वो एक कमजोरी थी और एक वो भूल थी, इसमें कोई शक की बात नहीं हो सकती है। पर वो युद्ध नेहरू की कमजोर नीति के कारण नहीं हुआ, वो युद्ध नेहरू की एग्रेसिव नीति के कारण, क्योंकि सीमा के बारे में नेहरू की बहुत एग्रेसिव नीति थी। वो किसी किस्म का नेगोशिएशन जो चाइना चाहती थी कि जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जो मॉडर्न इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो एक सिद्धांत बन गया है कि जो राष्ट्र की सीमाएं हैं उसमें अदला बदली करना एक बहुत मुश्किल, असंभव और खतरनाक काम है। उन सीमाओं को बनाए रखते हुए कैसे शांति बनानी है, इसका ही रास्ता निकालना चाहिए। यही जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति थी, इसीलिए उन्होंने किसी भी समझौते से इनकार किया। और जब अक्साई चीन पे चीन ने कब्जा किया, लगातार इंट्रूजन किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत एग्रेसिव चाइना पॉलिसी अपनाई। उतनी ही एग्रेसिव चाइना पॉलिसी उस समय में उनको बिना तैयारी के अपनानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, इस पे विवाद हो सकता है, पर कमजोर नीति थी, बॉर्डर के बारे में बेखबर थे, ये बिल्कुल बेवकूफी की और बेहूदी बात है। आपको मैं प्रोफेसर अजीत झा से ही ये चीज पूछ ले रहा हूं। प्रोफेसर साहब ये बताइए, क्योंकि इसका कहीं कोई तथ्य नहीं है, आपको क्या लगता है भारत
देश की वजह से ये सब मिल रहा था कि वो अपना जहाज दे दिया और फिर उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन में, कि मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू की जो लार्जर देन लाइफ इमेज थी उसकी वजह से विश्व के नेता भी मानते थे कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो अहेड ऑफ टाइम है, जो अपने अपने समय से आगे देखता है, उसकी क्षति हुई है। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक समझना चाहूंगा कि भारत उस समय तक इतना ताकतवर हो गया था कि नेहरू अपने अपने समय से आगे देख रहे थे। प्रोफेसर अजीत झा। देखिए, ये तो किसी एक घटना की तो कई तरह से व्याख्या हो सकती है, लेकिन जहां तक नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत की का सवाल है या भारत के अंतर्राष्ट्रीय हैसियत का सवाल है, आजादी के बाद से ही भारत का जो साइज है, जो उसकी आबादी है, जो उसकी संभावनाएं हैं, इसको तो सारी दुनिया स्वीकार करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर किसी भी देश की संभावना को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी होना चाहिए नेतृत्व में। देखिए, अगर इस्लामिक दुनिया को देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान की भी बहुत संभावनाएं है इस्लामी दुनिया, कई कारणों से, लेकिन पाकिस्तान का नेतृत्व कभी भी उस संभावना को परिलक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नेतृत्व में उस किस्म के गुण नहीं थे। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कारणों से एक अन्यतम विश्व नेता के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा थी। एक बहुत रोचक स्टोरी राम गुहा ने अपनी किताब में लिखी है, जब वो लिखते हैं कि 1958 में E.M. फॉस्टर ने कल्पना की कि वोल्टेयर दुनिया में आ गए हैं वापस। वो एक फिलोसफर हैं, इनलाइटनमेंट के फिलोसफर हैं, और सब जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में कई शासकों को इनलाइटेंड डिस्पॉट कहा जाता है। वो ऐसे शासक थे जो फिलोसफर्स का सम्मान करते थे, उनके साथ पत्राचार करते थे, उनको अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते थे। वोल्टेयर खुद पर्शिया के राजा के पास कई साल जाकर के रहे, ये वो समय था। तो उस कहानी को इन्वोक करते हैं फॉस्टर, कहते हैं वोल्टेयर आ गए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि मैं किसको चिट्ठी लिखूं, किस शासक को दुनिया में चिट्ठी लिखूं 1958 में। और जब इस पे वो विचार करते हैं, फॉस्टर विचार कर रहे हैं वोल्टेयर के बिहाफ पर, और विचार करके पाते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही शासक है, राष्ट्राध्यक्ष है, जिसको एक फिलोसफर चिट्ठी लिख सकता है, और वो जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिकता, नैतिकता, नेतृत्व के गुणों की एक विश्वव्यापी मान्यता बहुत लंबे समय तक रही, इसमें कोई शक की बात नहीं।